नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम जो कल के कथानक या एपिसोड में जो कुछ शेष रह गया है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल एक प्रकरण बताया जा रहा था कि न्यूज़ 24 पर जो है एक बहस चल रही थी कि कॉलेजियम कितना कारगर और जजों का जज कौन, और इसके एंकर थे संदीप चौधरी और उसमें कई माननीय सेवानिवृत्त जो है न्यायमूर्तिगण भी थे, कुछ वकील भी थे। तो धिंगरा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। धिंगरा साहब ने ये कहा, जो न्यायमूर्ति धिंगरा जो कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो कहते हैं कि भाई ये न्याय का मंदिर है, ये न्यायपालिका जो है न्याय का मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि इस न्याय के मंदिर में ये सब पंडे बैठ गए हैं और जिस प्रकार से ये पंडे जो है मंदिर में बैठ करके एक अपनी सामंतशाही रीत चलाते हैं, एक तानाशाही रीत चलाते हैं और प्रभु की भक्ति को कर्मकांडों में जो है उलझा देते हैं। तो प्रभु की भक्ति जो है उसमें उलझ करके अपने माने उस मकसद को उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं होती है इन पंडों के जो है कर्मकांडों में उलझ करके। और ये बात सही है, यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों खुद कहते हैं कि ये पंडे माने इतना झूठ मूठ का कर्मकांड करवाते हैं जिनका प्रभु की भक्ति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनकी तानाशाही और सिर्फ उनका सामंतशाही एक प्रक्रिया है या सोच है। और ये बात जो है वो धिंगरा साहब ने जो है बहुत अच्छी की। ये जो पंडे हैं जो कि मंदिरों में मिलेंगे और कहीं मिलेंगे, और इसी प्रकार से जो दूसरे भी पंथ के जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि भाई हम जो कहते हैं वो प्रभु का वाक्य है, हम जो है वेद पुराण रामायण गीता के आधिकारिक जो है वो प्रवक्ता है और हमारा वाक्य जो है ईश्वर का वाक्य है। इस तरह की भी वो ठेकेदारी चल रही है। और ये ठेकेदारी सिर्फ हिंदू सनातन में ही नहीं
अन्य पंथों में भी ठेकेदारी है। इस्लाम पंथ में भी जो मौलवी है, माने हम नहीं कहते हैं कि सभी, लेकिन जो कुछ थोड़े से अपवाद को छोड़ करके अधिकांश जो है मौलवी और मुल्ला लोग जो है, जो कि उस पंथ के ठेकेदार बन बैठे हैं और वो कहते हैं कि हम ही जो है वो अल्लाह के, हमारा वाक्य जो है वो अल्लाह का वाक्य है, हमारा वाक्य जो है कुरान का वाक्य है। और इस तरह से जो है उस इस्लाम पंथ को भी और इस्लाम को के जितने भी अनुयायी हैं उनको भी जो है जकड़े पकड़े रहते हैं। और यही कमोबेश हाल जो है वो ईसाई पंथ का भी है और सिख पंथ का भी है। तो सभी पंथों में जो है ये ठेकेदार जो है उस पंथ के यानी महान आदर्शों को तबाह कर रहे हैं। और वो सिर्फ उस पंथ को ही नहीं तबाह कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क में भी, हमारे देश में भी जो मुल्क परस्ती आनी चाहिए, देशभक्ति आनी चाहिए, अवाम परस्ती और जनभक्ति आनी चाहिए, उनमें भी यही पंडे, यही जो है वो पंथ के ठेकेदार बहुत बड़ी बाधा है। और ये बीजेपी क्या है? बीजेपी तो लगती है कि बीजेपी में इन्हीं पंडों का वो एकाधिकार है। ये सुधांशु त्रिवेदी जो है कभी भी देशभक्तों की बात नहीं करता है, कभी भी वो सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं करता है, कभी भी शहीद आजम भगत सिंह की बात नहीं करता है, कभी भी हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं करता है, कभी अशफाकुल्लाह जी की बात नहीं करता है। हमेशा जो है जो वही जो पंथ के ठेकेदार हैं और अपनी झूठी महिमा मंडन, और इससे जो है जो हमारा भारतीय समाज का जो सामाजिक ताना बना है उसमें जो है उस पर बहुत ही एक जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि इस राष्ट्र को काम रहना है और मजबूत होना है तो साझी सोच और साझी समझ, साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास और जो है सब कुछ साझा यानी कंपोजिट रूप में। और सिर्फ उसमें इस्लाम आस्था नहीं, हमारे जो ईसाई आस्था वाले भी हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी, अन्य जो है दूसरे जो जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है और जो है और ये पारसी पंथ है, सभी का जो है एक साझा संस्कृति। तो बीजेपी का जो बिहेवियर है वो पंडों की ही तरह से है, वही सामंतशाही सोच, वही तानाशाही वाली सोच, और अपने पंथ को दूसरे पंथ से जो है वो श्रेष्ठता दिखाने का जो है निरंतर प्रयास, ये हमारे भारतीय समाज के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। स्वामी विवेकानंद ने जो बार बार ये कहा है कि हिंदू सनातन एक बहुत आदर्शमय पंथ है और दर्शन है, लेकिन इसकी महानता इसी में है कि वह दूसरे पंथों का उसे अपनी ही तरह जो है आदर करे। तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो है वो हमारे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के बराबर वो अवहेलना करते हैं। और हिंदू सनातन और स्वामी विवेकानंद जी जो है ये बोल करके कि हिंदू सनातन आस्था का या हिंदू सनातन पंथ का जो महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का अपने ही तरह जो है आदर करे, अपनी तरह समान मानते हुए उसका आदर करे। तो उसमें यह भी संदेश है कि दूसरे पंथ वाले भी, जो इस्लाम पंथ है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ है और भी पंथ है,
वो भी दूसरे पंथों का जो है अपने ही बराबर मानते हुए उनका आदर करें। तो ये उनकी बहुत बड़ी शिक्षा थी। और यही संदेश जो है वहां पर शिकागो में भी जो धर्म संसद थी लगी थी 1890 के दशक में, वहां भी इन्होंने इसी तरह की शिक्षा दी थी और विश्व को दी थी। तो जहां तक पंथ का सवाल है तो ये अलग अलग विश्वास है और सबका व्यक्तिगत विश्वास है, और सभी पंथों का जो है उसी प्रकार से जो है आदर होना चाहिए। लेकिन हमेशा जो है अपने पंथ को दूसरे पंथ से श्रेष्ठ दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये हमारे देश में एक भेद विभेद का की एक साजिश है जिससे इस मुल्क को बचाना है, और जिसको हमेशा हर वक्त जो है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हमेशा इसी माने सक्रियता में लिप्त होते हैं, इसमें लिप्त पाए जाते हैं। वास्तव में भारतीय समाज को कई तरफ से बहुत खतरा है। कल एक YouTube पर देखा जा रहा था कि टीवी 9 भारतवर्ष में जो ये घटना हुई है हमारे तवांग वाली, जो कि 9 दिसंबर वाली, और हमारी सेना ने किस तरह से दुश्मन चीन के सैनिकों को इस तरह से उनको खदेड़ा है, उनको मार पीट कर वो घायल भी हुए हैं। और ये अपनी सेना पर गर्व करने का विषय है। और अपनी सेना मतलब कि जो देश का नेतृत्व है, मतलब जो बीजेपी की जो सरकार है, जो मोदी जी है, उनका भी सेना के साथ जो है सम्मान किया जाना चाहिए। और यहाँ देश की बात है और दुश्मन के सामने तो बिल्कुल एकता प्रदर्शित होनी ही चाहिए। और कई बार कहा गया है, ठीक है आप आपस में विरोध करिए, विरोध पक्ष है, लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी उस शो में बराबर बोला है पॉलिटिकल लीडरशिप। अरे बेवकूफ, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सेना की लीडरशिप से अलग है? पॉलिटिकल लीडरशिप के अनुसार ही काम करती है सेना। लेकिन मैं कहूंगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग गद्दार होते हैं, हालांकि कोई कह नहीं पाया, लेकिन भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस देश के गद्दार हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो समर्थन दे रहा था उसकी पार्टी जो है यूपीए सरकार को, जो यूपीए सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक। इसी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का समर्थन था उसको। अब इस असदुद्दीन ओवैसी से कोई उस मंच पर पूछा नहीं कि जिस समय 2013 में चीन की सेना भारत की सीमा में 15 किलोमीटर अंदर घुस आई और उसने नई चौकी भी बना दिया। जब ये खबर जो है काफी मीडिया के जरिए आई और जो प्रधानमंत्री महोदय थे मनमोहन सिंह, उनसे पूछा गया तो वो गद्दार मनमोहन कह रहा है कि हम जो है घुसपैठ की बातों पर तूल नहीं देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। तो एक तो गद्दारी किया मनमोहन ने, और तब ये असदुद्दीन ओवैसी जो कि उसी यूपीए सरकार का समर्थन कर रहा था, जैसे भी चाहे बाहर से चाहे अंदर से जो भी है, तब इसकी घिघी बंद थी। इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा था मनमोहन जो है वक्तव्य देकर कि चीन की घुसपैठ में, जबकि चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर घुस करके आई और उसने नई चौकी बना दिया। तब ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी कहां था? क्यों इसकी जो है घिघी बंद थी उसमें? तो सवाल इस बात का है कि जब तक यानी इन गद्दारों को
देश के गद्दारों को चिन्हित नहीं किया जाएगा, या मार्क नहीं किया जाएगा, और जो है जब चीन की सेना अंदर घुसती है तो तुम उसी सरकार का समर्थन करते हो, उससे तुम जो है चीन के इस तरह से हमारी भारत की सीमा में घुसने पर तुम्हारी यानी घिघी बंद रहती है, और आज हमारी सेना जो है वो पराक्रम कर रही है, तो तुम जो है, और जिसमें देश में एकता होनी चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के बहाने जो तो तुम जो है इस तरह से यानी बेशर्मी से विरोध कर रहे हो। इसमें जो है जो प्रधानमंत्री मोदी महोदय हैं, ठीक है, कोई बात है, तो उन्हीं के निर्देश पर ये उन्हीं के नेतृत्व या निर्देश पर सेना काम कर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार लोग जो है यानी जो है सेना का नेतृत्व अलग और जो है पॉलिटिकल लीडरशिप अलग, एक अलग थियरी लेके आया है। ऐसे लोग देश के बहुत खतरनाक मंसूबे वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस गद्दार असदुद्दीन ओवैसी को उस 2013 वाली जो है घुसपैठ इसको नहीं दिखी। जब हमारी सेना जो है चीन की सेना को पीट पाट करके भगा रही है, तब इस गद्दार असदुद्दीन ओवैसी को अखड़ रहा है। तो ऐसे से तो तत्व है, और देश को नहीं भूलना चाहिए कि ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जब माने जो एक विश्वीय आतंकवादी तालिबान या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी तालिबान ने वो उसी आतंकवाद और नरसंहार के जरिए उस पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो उसके समर्थन में ये जो है ये असदुद्दीन ओवैसी तालिबान के समर्थन में केक काटा था। इसके और भी करतूते हैं। कई आतंकवादियों को इसने कानूनी जो है सहायता भी दी थी। तो इसको क्या हक बनता है बोलने का, लेकिन चूंकि कायदा इस कदर है, न कोई वहाँ जनरल बोला, न वहाँ की कोई श्रोतागण में पूछा, न कोई जनता पूछ रही है, न मीडिया पूछ रही है, इसीलिए जो है इन देश के गद्दारों का हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है। और इसके सब जिम्मेदार हैं मोदी महोदय। मोदी महोदय के शासन में हैं देश के जितने भी गद्दार हैं, देश के जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, किसी भी क्षमता में, किसी भी रूप में, वो धड़ल्ले से जो है देश के खिलाफ बोलने में हमेशा जो है जरा भी न तो उनको रोक टोक है, न तो जरा भी उनको संकोच है। ये राष्ट्रवादी बनते हैं मोदी महोदय, इनको शर्म भी नहीं आती। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो भारतीय जनता दल आप लोगों के सामने बताने के बस यही उद्देश्य है कि किस तरह की मनसा पाली हुई है। ये लोग जो है सत्ता में लोग हैं और शासन चला रहे हैं और जो है सत्ता पर काबिज हैं, और ये हमारे मुल्क को, हमारे देश को ये क्या दे सकते हैं, प्रश्न ये है। और ये एक बार ये भी देखा गया था कि जी न्यूज वाली है वो अदिति सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रही है कि राहुल गांधी के विषय में आप क्या कहेंगे, तो वो फिल्मी गाना बोल रहा था वो सुधांशु त्रिवेदी, न किसी की आंख का नूर इत्यादि वगैरह। सुधांशु त्रिवेदी में जरा भी ये भाव नहीं आया कि ये नहीं कह रहा है कि जो राहुल गांधी इस देश का गद्दार है, इस पर कौन सी टिप्पणी होगी। न तो वो अदिति त्यागी के दिमाग में आ रहा है। यही तो बात है कि हमारे देश में जो देशभक्ति जो अवधारणा है, या तो वो समाप्त है, अमूमन समाप्त है, या है भी तो पाखंड के रूप में, तो इसीलिए देश का दुखड़ा यही है। अब जो बीजेपी का है बिल्कुल पाखंड के रूप में, राष्ट्रवाद का मतलब है
कि देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को और देशद्रोहियों को पाल के रखना और उनको गद्दार तक नहीं कहना। सवाल इस बात का कि आखिर जो है जैसे राहुल गांधी का है, राहुल गांधी जो है दुश्मन चीन से समझौता कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर, अपना भारत का बाजार वो खोल दे रहा है चीन के लिए। तब भी सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, बीजेपी और मोदी जैसे लोग इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी महोदय, बीजेपी वालों, मोदी महोदय, आप माने न माने, आप तो ये छद्म राष्ट्रवादी हैं। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि देश का ये गद्दार है ये राहुल गांधी, और उस राहुल गांधी को बचाने वाले भी आप जो है वो भारत द्रोही हैं, भारत के दुश्मन हैं। तो ये कहने के बजाय वो सुधांशु त्रिवेदी की भाई कि राहुल गांधी जो इस देश का गद्दार है, इस पर क्या बोलना भाई। तो वो अदिति त्यागी भी देशद्रोही है और वही गतिविधि यानी ये कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी महोदय। और उसी तरह की टिप्पणी जो है पूछ रही थी अदिति त्यागी। देखिए, ये इन वाक्यों से ही जो पहचानने की जरूरत है कि इन सबों की मानसिकता कैसी है, इनका दृष्टिकोण कैसा है, किस नजरिए से ये गतिविधि, ये अपनी गतिविधि ये अपनी गतिविधि चला रहे हैं ये। तो अदिति त्यागी फिर वो जो है वो टिप्पणी या कमेंट पूछ रही है केजरीवाल के ऊपर। अब केजरीवाल की कितनी गद्दारियां हैं देश तो देख रहा है, देश समझ रहा है कि ये वही केजरीवाल है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन किया था। और उसकी चार्जशीट की फाइल को 8-9 महीने जो है वो यही गद्दार केजरीवाल उसको रोक कर रखा था। और यही गद्दार केजरीवाल अपने 2 सिपह सालारों जो है अपने 2 सिपह सालारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा जो है कश्मीर पर भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया कि कश्मीर में जन्म संग्रह होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की रट है। और जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था, उसी माने गद्दार नेहरू की गद्दारी को पुनर्जीवित करने के लिए ये गद्दार केजरीवाल के विषय में तो भारतीय जनता पार्टी दल ने बताया कि यह इसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी का ये दूसरा अवतार है, सेकंड इनकार्नेशन है ये। तो ये गद्दार केजरीवाल अपने 2 सिपह सालारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाता है कश्मीर पर कि कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। और ये 2 कदम माने नेहरू की गद्दारी, कश्मीर मसले पर नेहरू की गद्दारी से भी 2 कदम आगे बढ़ के बुलवाया उसने ये कहलवाया कि यदि जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। इतने बड़े गद्दार के विषय में ये कसीदे पढ़ रहे थे जो है वो कसीदे पढ़ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। और वो जो गद्दार किस्म की जो है ये अदिति त्यागी जो है इनसे जो है कसीदे पढ़वा रही थी सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा केजरीवाल पर। तो ये हालात हैं। भारतीय जनता के दल जो अभी सीमित साधन, सोशल मीडिया का जो सीमित साधन है, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसको ये विखंडनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनके जो भाट किस्म के पत्रकार हैं,
चाहे वो लुटियन पत्रकार हैं, चाहे मोदी के अंधभक्त पत्रकार हैं, इसको कह रहे हैं कि हम उनको भड़का रहे हैं। इनकी पार्टियां देश में जातिवाद चलाएं तो उसको लोकतंत्र कहेंगे, संप्रदायवाद चलाएंगे तो उसको ये लोकतंत्र कहेंगे, संप्रदायवाद चलाएं, भाषावाद चलाएं, प्रांतवाद चलाएं, देश को विखंडित करने वाली ताकतों के भाट बने रहें तो उसी को ये जो है वो लोकतंत्र कहेंगे। चुनाव के वक्त में 80-20 के फार्मूले की बात कहें तो उसको ये लोकतंत्र कहेंगे। जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो चुनाव और सत्ता हथियाएं तो उसको ये लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहा जाए, तो इसको लोकतंत्र कहते हैं। और इस लोकतंत्र का भारत की पावन धरती से विनाश होना जो है वो उसको विनाश होना ही होना है। ये इनका लोकतंत्र यही है। जैसे ये देश के गद्दारों के लुटियन पत्रकार जो है वो उनके भाट हैं, उसी प्रकार इनका लोकतंत्र भी है भारत विरोधी। और बीजेपी की भी जो गतिविधियां हैं वो जेएनपीसी से कम भारत विरोधी नहीं है। इन गद्दारों को कैसे बचाते हैं मैंने वो बराबर बताया है और इस पर गौर करने की जरूरत है। जैसे ये कन्हैया कुमार ने सरेआम जो है वो नारा लगवाया इसी जेएनयू के प्रांगण से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। बताइए, खुलेआम में। यानी इतना ताकतवर देश, चीन को भी जो डोमिनेट करने वाला, चीन की सेना को भगाने वाला, एक उभरती हुई ताकत, विश्व ताकत, उसमें एक शख्स जो है वो जो एक मूर्धन्य शिक्षण संस्थान जेएनयू के प्रांगण से कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को बीजेपी वाले आज तक गद्दार नहीं बोले। उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, जिसने इस तरह का खुले रूप में जो नारा लगाया और हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी पर सीधा हमला बोला, उसको ये बीजेपी वाले आज तक इस कन्हैया कुमार को गद्दार तक नहीं बोले। किस तरह से रक्षा करते हैं, कहते हैं कि ये गद्दार नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का है। लोग भ्रमित हो जाएंगे भाई कि आखिर टुकड़े टुकड़े क्या होता है, किस चीज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, किसका टुकड़ा। तो इतने शातिराना ढंग से ये बीजेपी वाले जो है देश के दुश्मनों को, गद्दारों को किस तरह से बचाते हैं, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। इतने घोर गद्दार कन्हैया कुमार को ये बीजेपी वाले बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गए। बताइए, इसको गद्दार के रूप में पूरे देश से आवाज उठती तो इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को भागने का मौका नहीं मिलता। और उसी प्रकार पूरे देश में यह आवाज उठती कि ये घोर गद्दार ये राहुल गांधी है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा करता, भागता फिरता। जैसा कि मैंने बताया ना कि जो है आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ पर जो व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी किया अनुराग भदौरिया ने, तो योगी जी ने बहुत सही किया। उसके जो है वो उसके 50 करोड़ वाले मकान पर जो है वो नोटिस चिपका दिया और मुनादी करवा दिया और कि वो अदालत में हाजिर हो, अन्यथा उसका मकान जो है कुल खो जाएगा या उस पर बुलडोजर चल जाएगा। ये सही है, लेकिन
उससे 1000 गुना अपराध जो है राहुल गांधी डेली करता है अपने भारत के खिलाफ। तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय योगी आदित्यनाथ महोदय जैसे लोग, योगी और मोदी महोदय जैसे लोग जो है, मोदी तो खैर बोलते नहीं, जो ये बोल रहे थे आपके ये योगी आदित्यनाथ जो है, तो इस पर विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी, कार्रवाई जिस तरह से आपने अनुराग भदौरिया के खिलाफ किया, उसे 1000 गुना कार्रवाई करने की जरूरत है इस गद्दार राहुल गांधी के ऊपर। तब ये भी ये भी जो है अनुराग भदौरिया की तरह तो भागता फिरता, और इसको भागने की जगह नहीं मिलती। लेकिन यही किस तरह से देश के गद्दारों को आप बचाते हैं, वो इस तरह की सोच, इस तरह की कार्रवाई दिखाती है। हाँ, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की सोच जो है, इसको प्रमाणित करती है कि किस तरह से आप देश के गद्दारों को आप लोग बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। तो कन्हैया कुमार की बात चल रही थी, तो अब ये मोदी महोदय अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। कोई शख्स जो है, मैंने मूर्धन्य देश के मूर्धन्य शिक्षण संस्थान जेएनयू के प्रांगण से जो है ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी जी पर और उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा पर जरा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अदालत को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। बताइए। और ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम वो जानती है, इस बात से भी बिल्कुल वाकिफ है कि इस तरह का नारा जो है हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। और जब कोई शख्स हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर हमला करता है, तो वो जो है अदालती प्रक्रिया का वो पात्र नहीं होता है। उसको सीधे जो है सेना के हवाले किया जाता है। सेना उसका 1 मिनट में निपटारा कर देती है। ये है राष्ट्रवाद का तकाजा। तो और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। मोदी महोदय जब आज से करीब 2.5 साल पहले जब लद्दाख के मसले पर जब लद्दाख में जो है चीन की सेनाएं और भारत की सेनाएं आपस में वो आमने सामने डटी हुई थी, तो अपनी फौज का हौसला अफजाई के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जब मोदी महोदय वहां सीमा पर गए थे लद्दाख वाली, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारी फौज ने, हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा की है। तो ये अवधारणा उनको मालूम है कि हमारी सेना जो है ये मानती है कि जब भी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, तो ये नहीं मानती है कि ये आक्रमण उसके ऊपर है। जब दुश्मन की सेना भारत पर आक्रमण करती है या घुसपैठ करती, जो भी करती है, हमारी फौज ये नहीं मानती है कि वो सेना, वो दुश्मन की सेना जो है, वो दुश्मन की सेना हमारी फौज पर आक्रमण करती है, वो नहीं मानती। वो कहती है, वो उसकी सोच ये है कि वो हमारे देश की संप्रभुता पर हमला कर रही है दुश्मन की सेना, और इसलिए दुश्मन की सेना को वहीं पर हमारी फौज जो है उसको निपटा देती है। इसका ये तात्पर्य है। अब मोदी जी ने शायद इसी आशय से कहा है। अब मोदी जी को अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मोदी जी का जो है छद्म राष्ट्रवाद तो देखिए, लद्दाख पर कुछ और बोलेंगे, लेकिन जब घोर गद्दार कन्हैया कुमार जब देश के अंदर बोलेगा, तो यही छद्म राष्ट्रवादी मोदी महोदय उसको बचाएंगे और उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा करके उसकी रक्षा करेंगे। अदालती प्रक्रिया में उलझने से पहला राहत जो है उनकी इस कार्रवाई से मिला कि उसको जमानत मिल गई। और जमानत देने वाला जो न्यायमूर्ति
महोदय थे दिल्ली उच्च न्यायालय के, वो फिल्मी गाना लिख करके जो है उसको जमानत दे रहे हैं। अब शुरू हो गया, मैंने देश के साथ गद्दारी करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार जो कि नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होगी, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको फिल्मी गाना लिख करके उसको जमानत दे रहे हैं। और फिर तो देश के गद्दारों का तो तांता लग गया ना। ये गद्दार राहुल गांधी तुरंत समर्थन में आ गया। इसने समर्थन जो है इस गद्दार राहुल गांधी ने वो जो है वो संसद के अंदर भी किया, संसद के बाहर भी किया। ये कम्युनिस्ट भी आ गए, ये सीताराम येचुरी भी आ गया, डी राजा भी आ गया, प्रकाश करत भी आ गया उसके समर्थन में। उस घोर नहीं ये परिदृश्य हमारे भारतीय भाई बहन देखें कि किस तरह से मोदी महोदय ने देश के गद्दारों का पूरा मौका दिया देश के खिलाफ गद्दारी करने का, और ये अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं, अपने को राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, और किस तरह से देश के गद्दारों को किस तरह से बचाते हैं और दूसरे भी गद्दारों को देश के खिलाफ गद्दारी करने का किस तरह से मौका देते हैं मोदी महोदय। तो उस गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन राहुल गांधी ने किया, डी राजा ने किया, प्रकाश करत ने किया, सीताराम येचुरी ने किया, और ये गद्दार केजरीवाल ने भी किया था। और ये कन्हैया कुमार जाकर के पांव में छुआ था यहाँ पर अखिलेश यादव का। और ये गद्दार कम्युनिस्टों ने उसको, जो देश की हमारी संवैधानिक प्रक्रिया होती है माने इलेक्शन, तो आम चुनाव या जनरल इलेक्शन या लोकसभा का इलेक्शन में भाग लेने के लिए बेगूसराय बिहार से लोकसभा का टिकट भी दे दिया इन गद्दार कम्युनिस्टों ने, इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को। और भी तांता शुरू हो गया, जो देश का गद्दार तबका है बॉलीवुड का, वो शुरू हो गया। गद्दार जावेद अख्तर, उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी और गद्दार स्वरा भास्कर, ये सब आ गए इस गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बेगूसराय। जरा देख लीजिए, ये सारे मौका दिया है हमारे छद्म राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने। इसको कभी भी देश भूलेगा नहीं, मोदी जी कभी नहीं भूलेगा। और अब शुरू हो गया मीडिया वालों की गद्दारी शुरू हो गई। तो किशोर रजवानी उसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से जो जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसे टॉक शो चलवाया ये गद्दार किशोर रजवानी। और इसके मन में क्या कहते हैं, इसके डिमीनियर में किस तरह की गद्दारी छुपी हुई थी देश के खिलाफ, वो भी बाहर आ गई। वो कह रहा है कि अरे भाई, यदि किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। भारत का सिर्फ कहने मात्र से भारत का टुकड़ा तो हुआ नहीं, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। देखिए किस कदर गद्दारी है जो है मीडिया में और इस तरह के एंकरों में। देखिए कम से कम 20 से अधिक वीडियो में भारतीय उपताका दल को मैंने इसी तरह के वीडियो में उसकी इस गद्दारी का पर्दाफाश करने के लिए जो भाषा की जो मर्यादा है, और हालांकि मैंने जो अंतरात्मा नहीं कह रही थी, लेकिन भाषा की मर्यादा को लांघ करके उन अल्फाजों का, उन शब्दों का प्रयोग हमको करना पड़ा, उसको आईना दिखाने के लिए कि ये तुम्हारी किस तरह की गद्दारी है।
भाषा की जो मर्यादा होती है उसको लागने की मेरी मजबूरी आ गई। और उसकी इस तरह की गद्दारी उसके जो मन में बैठा हुआ था, जो कह रहा था कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत के टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है, क्योंकि टुकड़ा तो क्योंकि भारत का टुकड़ा तो हुआ नहीं कहने मात्र से। तो उसको आईना दिखाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि किशोर आजवाणी जरा तू ये बता कि कोई सिरफिरा व्यक्ति या तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बहन की गाली देने लगे तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा खून गर्म नहीं होगा? जरूर गर्म होगा। जबकि इस तरह की जो गाली देने वाला है वो सिर्फ शब्दों से कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी तुम्हारी माँ या बहन के साथ कर रहा है जैसा कि वो गाली में कह रहा है। सिर्फ वो कह रहा है, लेकिन तब भी तुमको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तुम्हारा खून उबलेगा, तुम्हारे दिमाग में मैंने वो उबाल आएगा, और क्योंकि तुम्हारा ये व्यक्तिगत मामला है। तो ऐसे गद्दार हैं जो है किशोर आजवाणी जैसे, कि अपना व्यक्तिगत मामला हो तो एक पैमाना रखेंगे, जहां देश की बात हो तो दूसरा पैमाना। तो मैंने समझा कि किशोर आजवाणी जैसे अकेला हो गया। ये रवीश कुमार जो है ये घोर गद्दार है, लेकिन किस तरह से दिखाता है। रवीश कुमार जो माने लुटियन यानी पत्रकारों के गिरोह का जो मेंबर है, वो कहता है कि गोदी मीडिया, बात सही है। रवीश कुमार सबसे घोर घटिया किस्म का यानी गोदी पत्रकार है। क्यों कि इस देश के सबसे बड़े दुश्मन जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी की गोद में बराबर बैठ करके वो पत्रकारिता का वो ढोंग रचता है। तो सबसे बड़ा ढोंगी है, लेकिन ढोंगी से बड़ा सबसे बड़ा इस देश का गद्दार है। लेकिन बीजेपी वाले, बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, कभी भी इस रवीश कुमार को देश का गद्दार नहीं कहते हैं, और इसकी जरूरत है। गद्दारों को, देश के गद्दारों को चिन्हित करना जरूरत है। सवाल इस बात का है कि आखिर देश है किसका? देश इन गद्दारों का है। हमारी जो आम जनता जो है वो बंदर की तरह जो है इधर उधर वो भटकती है, और जो है वो यानी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वो भटकती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोरोना की अवधि में जब लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन लगते ही जो है हमारे गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, उनकी दैनिक जो है मजदूरी बंद हो गई। उनके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। परिवार उनका कैसे जिंदा रहेगा, इसकी समस्या आ गई। तो उस समय जो है केंद्र सरकार ने ये दिल्ली में जितने गरीब लोग हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, माने रोजमर्रा वाली, तो केंद्र सरकार ने इसी गद्दार केजरीवाल को 3,000 करोड़ रुपया दिया था। ये गद्दार केजरीवाल उस 3,000 करोड़ रुपया को हड़पने के लिए, ये जितने भी माने जिनके लिए जो है वो रुपया, जिनके लिए रुपया दिया था केंद्र सरकार ने इस गद्दार केजरीवाल को, कि इनको भोजन दो ताकि इनका जीवन और इनके परिवार का जीवन जो है काम रह सके, उन्हीं को ये भगाना शुरू किया, ये गद्दार केजरीवाल।
देखिए ये सारी बातें जो है भारतीय जनता दल बराबर अपने आवाम को बताता है। ये गद्दार किस्म के बीजेपी वाले जो है कभी भी इस केजरीवाल के इस चरित्र को कभी भी नहीं करते हैं। बस उसको इस तरह से बचाते हैं। अब मोदी महोदय तो सब उसको बचाते हैं। ये बराबर गद्दारी करता है देश के साथ, जो है देश के खिलाफ ये केजरीवाल, और ये मोदी महोदय के संरक्षण में ये पल रहा है। धारा 356 जो है एक संविधान का प्रावधान है जिसके जरिए इसका इलाज जो है तुरंत जो है वो करने की जरूरत है। लेकिन मोदी महोदय इसको भी पाल रहे हैं, ममता बनर्जी को भी पाल रहे हैं, विजयन को भी पाल रहे हैं और स्टालिन को भी पाल रहे हैं। ये सब अभिशाप है इस देश के। तो बात तो जिक्र हो रहा था कि हमारा आम आदमी तो वो उसको देश भूला नहीं है कि हमारे दिल्ली के जो मजदूर भारतीय भाई बहनों के भोजन के लिए जो केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था कि भोजन के लिए, ताकि इनका जीवन कायम रह सके। और ये किसी भी भारतीय का, केजरीवाल का भी एक नैतिक भी जिम्मेदारी थी और सरकारी वाली भी जिम्मेदारी थी। और उसको पैसा भी मिला हुआ था केंद्र सरकार से। उसी 3,000 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए ये कितना यानी घोर अमानवीय और गद्दारी वाले करतूत पर, प्रवृत्ति पर ये उतारू हो गया ये गद्दार केजरीवाल। वो तो उन गरीब जो मजदूर भारतीय भाई बहन जिनको भोजन देना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया इसी के लिए दिया था, और नैतिक आधार पर भी, मानवीय आधार पर भी देने की आवश्यकता थी, उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को ये भगाना शुरू किया। और उसका कोई राघव चड्ढा करके है जो कि शायद वो पहुंचा हुआ है राज्यसभा में। उसने झूठा व्हाट्सएप यानी मैसेज दिलवाया कि इस आनंद विहार बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मजदूर और उत्तर प्रदेश के मजदूर भारतीय भाई बहन और बिहार के मजदूर भारतीय भाई बहन वो वहां जाकर के उन उत्तर प्रदेश सरकार की और बिहार सरकार की बसों में बैठ करके अपने अपने घरों में जा सकते। इस तरह की झूठी खबर जो व्हाट्सएप के द्वारा यही राघव चड्ढा अपने सिपा सालारों के द्वारा इसने फैलवाया। और ये गद्दार केजरीवाल अपने अधिकारियों से रात भर जो है माइक से, लाउड स्पीकर से चिल्ला करके कहलवाया कि वही झूठी बात कि बिहार सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की बसें लगी हुई हैं आनंद विहार बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। और इतना ही नहीं, इसने अपने डीटीसी बसों से हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों और वो मजदूर और इनको एक तो राघव चड्ढा के द्वारा यानी झूठी खबरों के द्वारा व्हाट्सएप करवाया। केजरीवाल जो है अधिकारियों के द्वारा जो है वो अधिकारियों के द्वारा जो है लाउड स्पीकरों के द्वारा जो है चिल्ला करके कहलवाया। और जिन मकानों में रहते थे हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन, उनके मालिकों को दबाव डाल करके उनके बिजली और पानी के कनेक्शन कटवा करके उनको घर से निकालने को मजबूर किया इसने, इस गद्दार केजरीवाल ने। और फिर वो मजदूर भारतीय भाई बहन अपने सर पर जो अपने सामान का वो गट्ठर लिए हुए जो है आकर के गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ पर आनंद विहार बॉर्डर पर इकट्ठा हो लाखों की संख्या में। और उसमें कोरोना का संक्रमण भी चल रहा था। यदि वो कोरोना से संक्रमित हो जाते तो कितने की मौत होती, इसका अंदाज सोच करके भी दिल बैठ जाता है। इतना घोर गद्दार है ये केजरीवाल।
और इसके बाद वहाँ पर कोई बस तो थी नहीं। हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन हजारों किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हुए, और उसमें कुछ हमारी गर्भवती बच्चियां थीं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो मर गई बेचारी। इतने इस कदर का गद्दार है केजरीवाल, तब भी मोदी महोदय ने इस घोर गद्दार केजरीवाल को पाल कर रखा। बीजेपी वालों ने इसको पाल कर रखा, और आज तक केजरीवाल को गद्दार तक नहीं कहा। और तो ये फिर निश्चित रूप से ये दिमाग जो है वो यानी माइंड बॉगल करता है कि अरे भाई, मजदूर भी इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ ये व्यवहार केजरीवाल कर रहा है, और मोदी महोदय केजरीवाल के जरिए ये करवा रहे हैं। और वहीं पर ये राहुल गांधी भी या सोनिया गांधी भी उनकी भी हैसियत उतनी ही है, देश के नागरिक हैं, और उनके लिए क्या क्या अट्टालिका बनी हुई है, तमाम सरकारी भवन, सिक्योरिटी, फलाने ठिकाने। तो ये देख करके, ये सोच करके मैंने, और मोदी महोदय की राष्ट्रभक्ति पर, बीजेपी वालों की नकली राष्ट्रभक्ति पर, और इस तरह के गद्दारों को पाल करके, बताइए, इस गद्दार जो है कि वो किशोर अजवाणी के विषय में, और इसी यूट्यूब पर, उसी यूट्यूब में भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि न्यूज़ 18 इंडिया का जो मालिक है वो शायद मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी से को भी संदेश दिया गया इसी यूट्यूब के माध्यम से कि अंबानी महोदय, इस गद्दार एंकर को निकालिए, आपसे पाला पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पहला ही सवाल होगा कि इस गद्दार, देश के गद्दार जो है वो एंकर किशोर अजवाणी को न निकाल करके देश के साथ इस तरह से, यानी जो है देशद्रोह का कलंक जो है क्यों आप ले रहे हैं। इस तरह का सवाल आपसे जरूर होगा, और इसके लिए आप तैयार रहिए। तो भारतीय जनता दल यही बता रहा है कि हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, हमारे देश जो है यानी कितने तरह के गद्दारों के प्रहार को झेल रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ है इस देश के नकली और छद्म राष्ट्रवादियों से, कि किस तरह से देश के गद्दारों की रक्षा कर रहे हैं। ये राहुल गांधी दिन रात जो है भारत जो है वो, यानी भारत की प्रगति, भारत का शौर्य, इसको नहीं सुहाता है। जब भी हमारी भारतीय सेना जो है वो शौर्य दिखाएगी, पराक्रम दिखाएगी, या तो वो सबूत मांगेगा, या तो सबूत मांगेगा, या तो चीन के पक्ष में जो है वो बोलेगा। और जब हमारी सेना जो है स्वर पराक्रम दिखाएगी तो तू बोलेगा कि चीन घुस आया है। और इसको कोई, मैं समझता हूं कि कोई भी जो है इसको नहीं कहते अरे इसके बाप के नाना ने इतनी गद्दारियां की हैं, उस पर जो है मैंने जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी एंकर वाले हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, सबके सब जो है या सबकी जो है वो घिघी बंद रहती है। और जो है और कोई नहीं कहता कि भाई तुमको क्या अधिकार है। यही तो मैंने इस देश का रोना दुखड़ा है कि देश के गद्दार जो है वो उल्टे जो है वो सवाल करते हैं। अब जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी यानी उस सरकार का समर्थन कर रहा था, मनमोहन का, जो मनमोहन कह रहा है कि जो मनमोहन जो है चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर घुसने के बाद भी कह रहा है कि यानी हम इस तरह के घुसपैठ को तूल नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी की उस समय जो है वो जो है घिघी बंद थी।
आज वो जब हमारी सेना जो है स्वर्ग पराक्रम करके वो करके चीन की सेना को खदेड़ रही है, भगा रही है, तब ये सवाल कर रहा है ये गद्दार जो है असदुद्दीन ओवैसी। और कोई जो है वहां पर बैठा हुआ, कई जनरल थे, सेना के जनरल थे वहां पर, जो वो श्रोतागण थे, ये बात नहीं उठाया। तो मैंने देखने को मिलता है कि किस तरह की मानसिकता जो है वो प्रिवेल कर रही है। तो अब इस राहुल गांधी को, इतने घोर गद्दार राहुल गांधी को कई बार बताया गया है किस तरह से बचाते हैं ये सब बीजेपी वाले। 52 वर्ष का बच्चा, अबोध बालक, इमेच्योर माइंड का, बोलने की तमीज नहीं, बोलने का शऊर नहीं, और अधिक से पप्पू मानिए इसको, यानी देश के गद्दार को बीजेपी के अनुसार उसको पप्पू कहिए। ये बीजेपी की गद्दारी नहीं तो और क्या है, बताइए ना। देश के गद्दारों को बचाना, और कोई कहते हैं कि भाई ये कैसे साबित करेंगे कि ये बीजेपी देश के गद्दारों को बचा रही है। अरे कभी भी इसका नाम नहीं लेते हैं कि इस जीएनपीसी ने इस देश को इसने लूट करके 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन जमा किया है। कभी भी नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले, कभी नहीं बोलते हैं। और देश का विभाजन हमारे पूरे इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी जो है यह मुल्क जो झेला नहीं है। देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या, उसको भी देखते हैं बीजेपी वाले जो है। अरे और तो और क्या कहा जाए, बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि भाई नेहरू जी जो है वो नेहरू जी कहते हैं कि नेहरू जी जो है वो इस आरएसएस को बहुत देशभक्त मानते थे, इसकी शाखाओं में आते थे, और इस आरएसएस को जो है 26 जनवरी में बुलाते थे। बताइए, जो नेहरू इस देश का इतना बड़ा गद्दार हो, इतनी गद्दारियां की हो, देश से दुश्मनी किया हो, ये आरएसएस जो है उसी गद्दार नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेती है और छाती तान के दिखाती है कि हमको नेहरू जो है देशभक्त कहा करते थे, और हमको जो है 26 जनवरी की परेड में बुलाए थे। इस कदर, और वही आरएसएस अपने को जो है वो देशभक्त कहती है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो है मुल्क परिस्थिति, देशभक्ति की बात जो है किस कदर उसका अपमान हो रहा है, कि किस तरह से उसको जो है कुचला गया है, और है भी तो जो है पाखंड के रूप में। प्रश्न ये है, बराबर ये कहा जा रहा है कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानियों को, की गाथाओं के, उनके ईश्वर की कथाओं को, ये कथाओं को चर्चा में लाओ, ताकि देश जो है उनकी देशभक्ति के जज्बातों से परिचित हो, और देश में देशभक्ति भी आए, एकता भी आए। रात बीजेपी वाले वही सनातन फलाने ठिकाने और जो छद्म साइंस की बात करते हैं, तो इनसे बहुत नुकसान है। और कोई कांग्रेसी कहता है कि अरे यूट्यूब वाले सर जो है पुरानी बातों को लेकर के, ये कांग्रेसी ही बताएं, बीजेपी वाले बताएं कि जो ये गद्दार, ये नेहरू का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का पूरे जो वातावरण जो छाया हुआ है स्कूलों में, किताबों में, और जो है वो सरकारी दफ्तरों में, यह किस राष्ट्रभक्त को बर्दाश्त होगा? बताइए ना। जहां पर फोटो लगनी चाहिए हमारे सुभाष चंद्र बोस की, वहां पर गद्दारों की फोटो है, बताइए ना। तो कैसे होगा?
बर्दाश्त है। यही चीज जो है भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि कम से कम जो है स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जो है वो फोटो होने चाहिए हमारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह का और अंबेडकर जी का। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर जो है वो सबका सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अंबेडकर जी का और जो है चंद्रशेखर आजाद जी का, अशफाक उल्लाह जी का, खुदीराम बोस जी का, सुब्रमण्यम भारती जी का और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का, श्रीमती रानी चंद्रमा जी का, श्रीमती रानी गंटू जी का। इन्हीं की फोटो होनी चाहिए। और ये बीजेपी वाले कांग्रेस से मिलकर के सिर्फ गद्दारों का वातावरण जो है पूरे देश में वो फैलाए हुए हैं। यही चीज जो है भारतीय जनता दल अपनी आवाम को जागृत कर रहा है कि माहौल जो है जिस माहौल को होने की जरूरत है वो सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही होना है। लेकिन इन समूह का चरित्र तो देखिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु को भी अभी तक ये सब रहस्य में रखे हुए हैं। उनसे संबंधित जो फाइलें हैं उसको भी दबाकर बैठे थे जेएनपीसी वाले। अब मोदी जी भी उसको दबा के बैठे हैं और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनको अपमानित करके कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे कि हमने उसको सम्मान दिया। जॉर्ज पंचम के यानी इंडिया गेट के जॉर्ज पंचम पर जहां पर मूर्ति थी, जहां पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो जॉर्ज पंचम इस देश का दुश्मन शत्रु है, उसकी जगह पर बीजेपी वाले या मोदी महोदय हमारे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाकर बोलेंगे कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का वो सम्मान दिया। तो इस तरह की गद्दारी चल रही है बीजेपी वालों की। और शासन प्रशासन भी देख लीजिए, सामाजिक वातावरण में ये भेड़ियों को छोड़ दिए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, असदुद्दीन ओवैसी। तो हमारे